अच्छा यार, जो आज चैप्टर कर रहे हैं ना यार, ये है मनी एंड बैंकिंग का। ठीक है। बहुत बड़ा चैप्टर नहीं, छोटा सा चैप्टर है, आसान चैप्टर है। तो इसमें देखो यार, होता क्या है कि पहले ज़माने में जब लोग ट्रेड किया करते थे ना, तो वो एक चीज़ होती थी जिसको हम कहते हैं बार्टर। इसके थ्रू ट्रेड होती थी। मतलब इसमें क्या होता था, लोग गुड्स को एक्सचेंज करते थे। एक बंदे को एक चीज़ चाहिए, दूसरे को दूसरी चीज़ चाहिए, तो वो आपस में गुड्स बेचते थे। एक ने दूसरे को अपनी चीज बेची, दूसरे ने दूसरे को उसके बदले अपनी चीज बेच दी, आपस में काम हो गया। जैसे एक बंदा है भाई, ये गाड़ी बेचने आया, दूसरा बंदा क्या, मोबाइल बेचने आया। ठीक है। अब इत्तेफाक से क्या हुआ कि जिसने गाड़ी बेचनी थी उसको मोबाइल चाहिए था, जिसने मोबाइल बेचना था उसको गाड़ी चाहिए थी। अब जब ये कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स हो गया इनका, तो ये आपस में एक दूसरे को चीजें देते थे, चीजें खरीद लेते थे। एक आदमी ने अपनी काव गाय बेची, उसके बदले किसी और से कोई और चीज खरीद ली। ठीक है, गुड्स एक्सचेंज होते थे। लेकिन इससे यार देखो, सामने नजर आ रहा है कि कितना मुश्किल है ये ट्रेड करना। कि लेट सपोज अगर एक आदमी को मोबाइल चाहिए और वो गाड़ी बेच रहा है, तो सामने वाले को भी मोबाइल बेचना होना चाहिए और उसको भी क्या, गाड़ी खरीदना होना चाहिए। अब ये तो बहुत मुश्किल है ना। कि भाई देखो, हमारे पास दो बंदे हैं, बिलाल और जैद, दो बंदे हैं। अब बिलाल बेचना चाह रहा है अपनी गाड़ी। ठीक है, ऑल्टो बेचना चाह रहा है। और जैद करोला बेचना चाह रहा है अपनी। लेकिन मसला ये आ रहा है कि बिलाल करोला में इंटरेस्टेड नहीं है और जैद ऑल्टो में इंटरेस्टेड नहीं, तो ये कभी भी दोनों आपस में ट्रेड नहीं कर सकते, है ना। या जैद क्या कर रहा है, जैद अपने को वॉच बेचना चाह रहा है, घड़ी बेचना चाह रहा है, और बिलाल इंटरेस्टेड नहीं है घड़ी खरीदने में, तब भी ट्रेड नहीं हो सकती। तो इसके बहुत ज़्यादा मसले मसाइल थे इस ट्रेड में। चाहिए क्या क्या चीज़ें थी हमारे पास, देखो इसमें प्रॉब्लम्स क्या थे बार्टर सिस्टम के साथ। एक तो मसला था डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। मतलब एक टाइम पे एक बंदा अगर चीज़ बेच रहा है, दूसरा उसको खरीदने में भी इंटरेस्टेड हो, और दूसरा वो चीज़ बेच रहा हो जो पहला खरीदने में इंटरेस्टेड हो। तो ये बड़ा मसला था, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। भाई ये चीज़ तो हर वक्त तो नहीं हो सकती। एक और मसला बार्टर सिस्टम के साथ है डिविजिबिलिटी का। अब चीज़ डिवाइड नहीं हो सकती। अब मिसाल के तौर पर जैद घड़ी बेच रहा है और बिलाल ऑल्टो बेच रहा है, ऐसा नहीं हो सकता बिलाल अपनी ऑल्टो का आधा हिस्सा काट के जैद को दे दे कि यार मेरी गाड़ी तो बहुत बड़ी है, घड़ी तो बहुत छोटी है, तो ऐसा कर लेते हैं। नहीं भाई, डिविजिबल नहीं है, पूरा गुड जाएगा, पूरा गुड आएगा। तीसरी चीज थी पोर्टेबिलिटी की। मतलब इजीली मूव अराउंड नहीं कर सकते। अब एक आदमी को गाय बेचनी, अब वो गाय ले लेके घूमता रहेगा क्या, है ना, मसला था। फ्रूट्स बेचना है, कोई और काम करना है, तो ये बड़ा मसला होता था, पोर्टेबल नहीं था, कहीं लेके नहीं जा सकते। अब तो देखो ना, जेब में क्रेडिट कार्ड है, पैसे हैं, आराम से आप लेके गए, मंडी में गए, जानवर खरीद लिए, सब्जी खरीद ली, इम्तियाज गए, सुपर स्टोर शॉपिंग कर ली, क्रेडिट कार्ड्स आ गए हैं, डेबिट कार्ड्स हैं, कार्ड के जरिए पेमेंट हो गई। फिर पेरिशेबल थे। अब मिसाल के तौर पर भाई, जैद ने खरीदा, बिलाल से कोई चीज़ खरीदी, और बिलाल ने उसको जो है ना बदले के तौर, बल्कि बिलाल ने जैद को क्या किया, एप्पल्स बेच दिया, और जैद ने उसके बदले उसको अपनी घड़ियां बेच दी। अब भाई, कब तक जैद जो है वो एप्पल्स को यूज कर सकता है, एक वक्त आएगा, लाइफ है एप्पल्स की यार, खराब हो जाएंगे, पेरिशेबल होंगे। ठीक है। तो ये मसला इनके साथ था। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स थे बार्टर सिस्टम के। इसकी वजह से फिर हमारे पास मनी का कॉन्सेप्ट आया। फिर दूसरी चीजें आई कि किस तरह हम एक्सचेंज कर सकें। तो देखो हमने क्या पढ़ना है इसमें, सबसे पहले डेफिनेशन क्या लिखी है। एनी कमोडिटी विच कैन बी यूज्ड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज फॉर द परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, इसको हम क्या कहते थे, मनी कहते थे। कि भाई कोई भी कमोडिटी है जो हम यूज कर सकते हैं एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। और उसमें देखो, बैंक नोट्स भी आ गए, कॉइन्स भी आ गए, पेपर मनी भी आ गई, है ना। जैसे बैंक नोट्स पेपर मनी है एग्जैक्टली आपके पास, तो ये सारी चीजें आ गई। ठीक है। बैंक डिपॉजिट्स हैं आपके, ये सब आपका मनी में आ रहा। अब कोई भी चीज को हम मनी कह सकें, उसमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। सही, वो क्या कैरेक्टरिस्टिक है, सबसे नंबर वन पहला कैरेक्टरिस्टिक, कि वो ड्यूरेबल होनी चाहिए। ड्यूरेबिलिटी होनी चाहिए उसके अंदर, लॉन्ग लास्टिंग। ऐसा ना हो कि जेब में पैसे रखे और वो खराब होगा। आपने देखा होगा कि हमारी पेपर करेंसी कैसी होती है कि धुल भी जाता है एक दो दफा तो उसको कुछ नहीं होता, ठीक है ना। तो ड्यूरेबल होना चाहिए, लॉन्ग लास्टिंग होना चाहिए। फिर एक्सेप्टेबल होना चाहिए, मतलब गवर्नमेंट ने उसको एक एज ए लीगल टेंडर एक्सेप्ट करे। मिसाल के तौर पर अगर जैद बिलाल को 500 रुपये दे रहा हो, बिलाल नहीं मान रहा कि भाई मैं तो नहीं मान रहा इस बात को, तो जैद उसको कह सकता है कि भाई ये तो लीगल टेंडर है, ये तो गवर्नमेंट के थ्रू फोर्स कर सकता है कि भाई आप ये पेमेंट ले लें। ठीक है।
यानी कि ऑफिशियली एक्सेप्टेबल हो चीज़, लीगल टेंडर, गवर्नमेंट ने उसको एक्सेप्ट किया हुआ कि भाई ये करेंसी एक्सेप्ट है। यही वजह है कि हमारे पास अभी तक जो क्रिप्टो की ट्रेडिंग है, ये सारी चीज़ें अभी तक गवर्नमेंट ने इनको एक्सेप्ट नहीं की है। ठीक है, तो उसकी ट्रेडिंग एक तरह से लीगल नहीं है, सही है। अच्छा, इसी तरह हमारे पास डिविजिबिलिटी का भी मसला नहीं है, मनी डिवाइड हो जाती 5 रुपये, 10 रुपये, 15 रुपये, है ना, उस हिसाब से। फिर जो भी मनी होनी चाहिए दैट शुड बी स्कार्स, मतलब लिमिटेड होनी चाहिए सप्लाई, अनलिमिटेड नहीं होनी चाहिए, वरना पर्पस ऑफ मनी लॉस्ट हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, इसी तरह हमारे पास एक और कैरेक्टरिस्टिक है कि मनी शुड बी पोर्टेबल, कन्वीनियंट हो उसको इधर उधर से लेके जाना, इधर उधर लेके जाना। जैसे अब तो देख लो बहुत ही आसानी हो गई, क्रेडिट कार्ड्स आ गए हैं जेब में, डेबिट कार्ड्स हैं, आपको कोई पैसे लेके नहीं जाने। एक जमाना था कि भाई लोग अच्छे खासे पैसे लेके जाते थे, जानवर खरीदते थे, ये सारी चीजें होती हैं। ठीक है, कहीं आपको शॉपिंग पे जाना है, कुछ करना है, पैसे रखने हैं, अब तो भाई क्रेडिट कार्ड है, आराम से शॉपिंग की, क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करा दी आपने, सही है। तो ये काम हो गया। तो किसी भी चीज़ को हम कहें कि भाई ये मनी है, तो उसमें ये कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। नंबर वन, ड्यूरेबिलिटी होनी चाहिए, एक्सेप्टेबिलिटी होनी चाहिए, डिविजिबिलिटी होनी चाहिए, स्कार्सिटी होनी चाहिए, और पोर्टेबिलिटी होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। फिर इसके बाद आ जाओ, ये तो कैरेक्टरिस्टिक्स है मनी के। फिर मनी काम क्या करती है, उसके फंक्शंस क्या है। तो हमारे पास चार फंक्शंस हैं मनी के। सबसे पहले, ये इट एक्ट्स एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज के तौर पे काम करता है भाई। मैंने क्या किया, आईपैड खरीद लिया, पैसे दे दिए और आईपैड आ गया, तो भाई मनी ने मीडियम ऑफ एक्सचेंज के तौर पे काम कर दिया। पहले बार्टर सिस्टम था, यानी कि अगर मुझे आईपैड खरीदना था तो मुझे अपना कोई गुड देना पड़ता उसको, और जो उसको चाहिए होता। ठीक है, अब मनी ये काम कर सकती है। दूसरा, मनी है स्टोर ऑफ वैल्यू। उसके भाई कोई आपके पास 100 रुपए का कागज है, 500 रुपए का कागज है, तो कागज का टुकड़ा ही है ना, लेकिन उसके अंदर एक वैल्यू स्टोर है, 500 रुपये लिखा हुआ है, वरना पाकिस्तान की तरफ से इशू है, वरना उतना ही आप कोई कागज पीस ले लो, उसकी कोई वर्थ नहीं होगी। तो मनी के अंदर स्टोर ऑफ वैल्यू होती है। नंबर थर्ड, मेजर ऑफ वैल्यू, या इसको हम यूनिट ऑफ अकाउंट भी कहते हैं। यार ये क्या करता है, किसी भी गुड की या सर्विस की वैल्यू को मेजर करता है। भाई जैद को 50,000 रुपये में हायर किया, बिलाल को 80,000, तो इन दोनों की अलग अलग वैल्यूज हो गई हमारे पास, कि भाई 80,000 का बंदा है, ये 50,000 का है। ये मैंने आईपैड खरीदा 1 लाख रुपए का, ये फलानी चीज खरीदी इतने की। ठीक है। नंबर फोर्थ हमारे पास है स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। लोन टेकन टुडे आर रीपेड इन सम फ्यूचर डेट। क्या कह रहा है भाई, ये हमारे तौर पे एक्ट करता है स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, यानी कि आज आपने पैसे ले लिए और आप कुछ अरसे, आज आपने ट्रांजेक्शन कर ली, सॉरी ट्रांजेक्शन कर ली, कुछ अरसे बाद भाई लेट से 6 महीने बाद, 3 महीने बाद मैं पेमेंट कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये मनी एक्ट करती है स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। लोन टेकन टुडे आर रीपेड इन सम फ्यूचर डेट। ठीक है, ये भी इसमें काम किया जा सकता है। वरना तो यार देखो, बार्टर सिस्टम में कुछ गुड्स ऐसे होते थे हमारे पास की जिनकी पेरिशेबल लाइफ थी, जैसे हमने कहा कि फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, तो खराब हो जानी है थोड़े से अरसे में। ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद आ जाओ, देखो ये चैप्टर का नाम था मनी एंड बैंकिंग, तो मनी की कैरेक्टरिस्टिक्स तो पढ़ लिए। अब हम बात करेंगे बैंक्स के बारे में। तो यार देखो, बैंक हमारे पास ना दो किस्म के होते हैं। एक हमारे पास बैंक होता है सेंट्रल बैंक, बैंक है, एक है सेंट्रल बैंक, और एक है कमर्शियल बैंक। यार देखो, सेंट्रल बैंक जो होता है ना, ये गवर्नमेंट का बैंक होता है। ठीक है, गवर्नमेंट अपने पैसे यहाँ पर रखवाती है, जो सारी चीज़ें डिपॉजिट्स गवर्नमेंट के होंगे यहाँ पर, गवर्नमेंट के डिपॉजिट्स होंगे, गवर्नमेंट लोन ले रही होगी यहाँ से, ये सब काम सेंट्रल बैंक करता है। कमर्शियल बैंक क्या करता है, ये रिटेल बैंकिंग होती है, रिटेलर का बैंक। ये क्या करता है, ये लोगों के साथ डील करता है, सोसाइटी में जो लोग होते हैं उनके साथ डील करता है, उनको लोन देना, उनके डिपॉजिट्स रखना, ये कमर्शियल बैंक्स करते हैं। जैसे पाकिस्तान का सेंट्रल बैंक कौन है भाई, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, ये पाकिस्तान का सेंट्रल बैंक है। इंडिया में बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंग्लैंड। कमर्शियल बैंक्स कौन कौन से हैं भाई, बहुत सारे कमर्शियल बैंक है। मीज़ान बैंक, बैंक इस्लामी, दुबई इस्लामिक। ठीक है,
स्टैंडर्ड चार्टर्ड, फेसल बैंक, बहुत सारे बैंक्स हैं। ये सारे क्या है, कमर्शियल बैंक्स। सेंट्रल बैंक क्या करता है, सेंट्रल बैंक इनको कंट्रोल करता है, इनके लिए पॉलिसीज बनाता है, आपने ऐसे काम करना है, ये नहीं करना, वो नहीं करना, ये सारे काम सेंट्रल बैंक करता है। सेंट्रल बैंक एक बड़ा इंपॉर्टेंट काम भी करता है, सेंट्रल बैंक इंटरेस्ट रेट को फिक्स करता है। अभी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, सबके फंक्शन हम पढ़ेंगे, लेकिन एक वैसे ओवरऑल मैं बता रहा हूँ। सेंट्रल बैंक इंटरेस्ट रेट को भी फिक्स करता है। उसके अलावा सेंट्रल बैंक क्या करता है, जब कमर्शियल बैंक खोला, मिसाल के तौर पर मीज़ान बैंक खोला, 1 लाख रुपए थे मीज़ान बैंक के पास डिपॉजिट्स। अब ना मीज़ान बैंक ऐसा नहीं कर सकता कि 1 लाख के 1 लाख आगे किसी को लोन देते या कुछ और काम कर ले। एक टर्म होती है रिजर्व रेशो। रिजर्व रेशो, ये सेंट्रल बैंक की पॉलिसी होती है कि सेंट्रल बैंक क्या बोलेगा, भाई रिजर्व रेशो है 10%। इसका मतलब ये होगा कि जितने भी किसी बैंक के पास डिपॉजिट्स हैं, उसका 10% ये सारे कहाँ रखवाएंगे, सेंट्रल बैंक के पास रखवाएंगे। जैसे 1 लाख रुपए हैं, 1 लाख रुपए का 10% हो जाएगा आपके पास 10,000। ये सेंट्रल बैंक के पास रखवाएगा कौन, निज़ाम बैंक, बैंक इस्लामिक, दुबई इस्लामिक, जिसका जितना फंड होगा उसका 10% वो सेंट्रल बैंक के पास रखवा रहा होगा। ठीक है। अच्छा, अब ये तो एक हमने जर्नल इनका ओवरव्यू पढ़ लिया कि भाई क्या क्या चीज़ें होती हैं। अब इनके कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं कि भाई क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम सेंट्रल बैंक को डिस्कस कर रहे हैं। कह रहा है सोल इशूअर ऑफ बैंक नोट्स एंड कॉइन्स। ये कौन करता है भाई, सेंट्रल बैंक करता है, नोट्स एंड कॉइन्स को इशू करता है। ये गवर्नमेंट का बैंक होता है, जैसे मैंने भी आपको बताया, मेंटेन्स बैंक अकाउंट ऑफ गवर्नमेंट। बैंकर्स का भी बैंक होता है, ओवरसीइंग द कैश रिजर्व ऑफ कमर्शियल बैंक, जैसे मैंने अभी आपको बात बताई थी ना, कि बैंक्स कुछ पैसा रखवा रहे होते हैं सेंट्रल बैंक में, जो कौन देख रहा होगा, यही लोग देख रहे होंगे। फिर नेक्स्ट पॉइंट है लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। इसका मतलब क्या होता है कि यार देखो, अगर अल्लाह ना करे कोई मसला हो गया कि कमर्शियल बैंक डिफॉल्ट कर गया, पैसे नहीं दे पा रहे, तो इनका जो अमाउंट पड़ा हुआ होता है सेंट्रल बैंक से, सेंट्रल बैंक उस चीज को यूज करके लोगों को पेमेंट्स वगैरह कर सकता है। तो क्या कह रहा है, ऑल कमर्शियल बैंक्स कीप अ परसेंटेज ऑफ देयर कैश बैलेंसेस एज डिपॉजिट्स विद द सेंट्रल बैंक। उनके पास रखवाते हैं पैसा। ठीक है, ये बात हो गई हमारे पास। तो उसके थ्रू क्या कर सकता है, इन टाइम्स ऑफ डिफॉल्ट कोई भी ऐसी चीज हो तो सेंट्रल बैंक आ सकता है और वो इस काम को कर सकता है। नेक्स्ट है इम्प्लीमेंटिंग मॉनेटरी पॉलिसी। यार मॉनेटरी पॉलिसी क्या होता है, ये हम आगे जाके पढ़ेंगे अभी। मॉनेटरी पॉलिसी में क्या होता है कि गवर्नमेंट मनी सप्लाई को, इंटरेस्ट रेट को, इन सब चीज़ों को कंट्रोल कर रही होती है। तो अब जैसे पाकिस्तान में आजकल इंटरेस्ट रेट 22% चल रहा है, 23% चल रहा है, तो ये कौन करता है, ये स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इस चीज़ को फिक्स करता है कि भाई इंटरेस्ट रेट क्या होगा, ठीक है, मनी मनी सप्लाई क्या होगी। इन सब चीज़ों को कौन देख रहा होता है, इन सब चीज़ों को हमारे पास सेंट्रल बैंक देख रहा होता है। तो लास्ट इसमें क्या होता है, लुकिंग आफ्टर एक्सचेंज रेट। अब देखो ये भी हमारे पास ही, हम आगे जाके एक्सचेंज रेट के चैप्टर में पढ़ते हैं कि फिक्स एक्सचेंज रेट क्या होता है, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट क्या होता है। ये समझ लो कि बाज दफ़ा गवर्नमेंट, अभी इतना समझ लो कि बाज दफ़ा गवर्नमेंट खुद एक्सचेंज रेट को फिक्स कर रही होती है कि भाई डॉलर 200 रुपये पे रहेगा, 250 पे रहेगा, इससे आगे पीछे मिल जाएगा। या बाद दफ़ा मार्केट पे छोड़ देती है कि मार्केट फोर्सेस खुद ही से बताएंगे कि भाई एक्सचेंज की रेट की वैल्यू क्या होनी चाहिए। ठीक है। तो लेट सपोज अगर गवर्नमेंट खुद से फिक्स कर रही है इन चीज़ों को, तो फिर सेंट्रल बैंक का रोल आएगा, सेंट्रल बैंक आके उसको कंट्रोल करेगा, फिक्स करेगा। तो ये भी काम सेंट्रल बैंक का हो सकता है। अब हम आ जाते हैं कमर्शियल बैंक्स पे। जैसे हमने अभी एग्जांपल्स पढ़ ली, बैंक इस्लामी, दुबई इस्लामी, ये सारे जो हैं, स्टैंडर्ड चार्टर्ड, फैसल बैंक, HBL। ठीक है, ये सारे हमारे पास क्या होते हैं, कमर्शियल बैंक्स होते हैं। क्या कह रहा है रिटेल बैंक दैट प्रोवाइड इट्स सर्विसेज टू इट्स कस्टमर्स। अब इसके फंक्शंस को हमने तोड़ लिया, प्राइमरी फंक्शंस और सेकेंडरी फंक्शंस में, चाहे तो एक साथ भी पढ़ सकते थे। प्राइमरी फंक्शंस क्या है इसके भाई, डिपॉजिट को एक्सेप्ट करता है और मेकिंग एडवांसेस, यानी कि लोगों को लोन्स वगैरह देता है, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी देता है, किसी को कुछ चाहिए, ये सारे काम भी करता है ये। सेकेंडरी फंक्शंस क्या है इसके, कलेक्टिंग एंड क्लियरिंग चेक्स ऑन बिहाफ ऑफ देयर कस्टमर्स। चेक्स को क्लियर करना, उनको इशू करना, जो इशू करेगा बंदा इनके पास आएगा, चेक की क्लियरिंग करेगा, सही है, सारे काम करते हैं। ऑफरिंग एडिशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सच एज टैक्स एडवाइस, फॉरेन एक्सचेंज डीलिंग एंड द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ शेयर्स। अच्छा, ये काम भी आपका बैंक कर रहा होगा, आपको किसी के शेयर्स खरीदने हैं, बेचने हैं, आप बैंक के थ्रू ट्रांजेक्शन्स कर रहे होते हैं। ठीक है जनाब। और करेंसी एक्सचेंजेस, ये सारी चीज़ें भी बैंक्स आपको हेल्प करता है इनमें। प्रोवाइडिंग सेफ्टी डिपॉजिट बॉक्सेस, प्रोवाइडिंग मनी ट्रांसफर फैसिलिटी सच एज पेइंग बिल्स। अब देखो आजकल क्या होता है कि भाई, जैसे घर का बिल वगैरह है वो आप डायरेक्ट बैंक के थ्रू
ये सारी चीज़ें पे कर सकते हैं, कोई मसला ही नहीं है। ठीक है। प्रोवाइडिंग क्रेडिट कार्ड फैसिलिटीज, बैंक देते हैं। प्रोवाइडिंग इंटरनेट बैंकिंग, ठीक है, ये तो अब तकरीबन हर बैंक की ये सारी फैसिलिटीज अब दे रहा होता है। ठीक है। तो ये क्या होगी हमारे पास, ये भी कमर्शियल बैंक्स के फंक्शंस हो गए कुछ। अच्छा यार, एक और चीज़ हमारे पास है स्टॉक एक्सचेंज के बारे में, इसको भी थोड़ा सा कर लेते हैं। स्टॉक एक्सचेंज बेसिकली होता है क्या, स्टॉक मार्केट। यार जैसे कि हमारी कोई भी मार्केट होती है ना, फ्रूट मार्केट हो गई आप कह लो, आपकी सब्जी मंडी हो गई है ना, ये सारी मार्केट्स हैं। यहाँ क्या होता है, फ्रूट्स बिकते हैं, ये सारी चीज़ें बिकती हैं। लोग आते हैं खरीदते हैं, कोई बेचने वाले बेचते हैं, सेलर्स आके खरीदते हैं। तो एक मार्केट होती है स्टॉक मार्केट। यहाँ जो कंपनीज लिस्टेड होती है ना, लिस्ट हुई हुई होती हैं, वो ट्रेडिंग करती हैं। वो अपने शेयर्स को बेचती हैं। क्या बेचती हैं भाई, शेयर्स को बेचती हैं, शेयर्स बेचती हैं। कुछ नई कंपनीज होंगी, वो आईपीओ एक चीज होती है, इनिशियल पब्लिक ऑफर। वो अपने आईपीओ करती हैं, नए शेयर्स बेचती हैं। कस्टमर्स आते हैं, आपके मेरे जैसे लोग, वो शेयर्स खरीदते हैं। जब हम शेयर खरीद लेते हैं, इसका मतलब हमने मनी, पैसा दे दिया कंपनी को, कंपनी में हमारी इन्वेस्टमेंट हो गई। अब कंपनी क्या करेगी, कंपनी जब बिजनेस करेगी उसको प्रॉफिट होगा, तो प्रॉफिट में से वो क्या करेगी, जिस शेयर होल्डर का जितना हिस्सा बनता होगा उसको उसका रिटर्न देगी, और उस रिटर्न का नाम होता है डिविडेंड। ये देती है। और शेयर होल्डर ने शेयर खरीदा 10 रुपए का, अगर कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है, शेयर की वैल्यू बढ़ती है। लेट सपोज 20 रुपए शेयर की वैल्यू हो गई, वैल्यू बढ़ गई 10 रुपए से। अब ये जो 10 रुपए से वैल्यू बढ़ गई है भाई, ये क्या होता है, ये जो 10 रुपए से वैल्यू बढ़ जाना होता है, इसको हम कहते हैं कैपिटल गेन। ये हमारे पास कैपिटल गेन हो रहा होता है, शेयर होल्डर को फायदा होता है। ठीक है। अब ये स्टॉक मार्केट ये काम करती है, एक मार्केट है, यहाँ पर लोग शेयर्स बेच रहे होते हैं, खरीद रहे होते हैं, ये सारे काम होते हैं। ठीक है। तो हम जरा सा स्टॉक इसके बारे में पढ़ लेते हैं कि क्या फंक्शंस होते हैं इसके। क्या कह रहे हैं, इंस्टीट्यूशनल मार्केट प्लेस फॉर ट्रेडिंग ऑफ द शेयर्स ऑफ पब्लिक लिमिटेड कंपनी। यार जो भी कंपनी स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड होती है ना, उसको हम पब्लिक लिमिटेड कहते हैं। ये आपने पढ़ा हुआ है कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज होती हैं, पब्लिक लिमिटेड होती हैं, डिस्कशन हम पहले कर चुके हैं। तो पब्लिक लिमिटेड कंपनीज क्या होती हैं, जो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होती हैं। इट प्रोवाइड्स अ प्लेटफॉर्म फॉर इंडिविजुअल्स, ऑर्गेनाइजेशंस एंड गवर्नमेंट टू बाय एंड सेल शेयर्स। ठीक है। अब इसकी क्या कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, फंक्शन है स्टॉक मार्केट के, वो हम नंबर वाइज पढ़ लेते हैं। सबसे पहले कहते हैं रेजिंग शेयर कैपिटल फॉर बिजनेसेस। क्या होता है कि स्टॉक मार्केट अलाउ करता है, यानी कि एक मार्केट के तौर पे एक्ट करता है कि भाई कंपनीज है अपने शेयर्स बेचो। ठीक है, कंपनी शेयर्स बेचती हैं, आम लोग आते हैं और शेयर्स खरीद लेते हैं। ये काम होता है यहाँ पर स्टॉक मार्केट में। नंबर टू, फैसिलिटेटिंग कंपनी ग्रोथ। ठीक है, इन एडिशन टू मेकिंग एन आईपीओ। आईपीओ क्या होता है, इनिशियली जो कंपनी शेयर्स बेचती है। कह रहे हैं इसके साथ ही कंपनी क्या करती है, एग्जिस्टिंग कंपनीज कैन चूज टू सेल एडिशनल शेयर्स टू रेज फंड्स। एक कंपनी थी लकी सीमेंट, एक और उनको भाई नया प्लांट लगाना था, पैसे चाहिए, तो वो और अपने मजीद शेयर्स मार्केट में आके बेच सकते हैं। तो इससे कंपनी की ग्रोथ होगी ना, पैसा कंपनी के पास आएगा, कंपनी एक और प्लांट लगाएगी और बड़ी होती चली जाएगी। ये कंपनी की ग्रोथ हो जाएगी। ये काम भी करते हैं। फैसिलिटेटिंग द सेल ऑफ गवर्नमेंट बॉन्ड्स। गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते हैं यार, गवर्नमेंट बॉन्ड क्या होता है कि गवर्नमेंट को पैसे चाहिए, गवर्नमेंट को बनाना है भाई, जैद के घर के बाद गवर्नमेंट को बनाना है फ्लाईओवर, पैसे चाहिए। गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट आती है अपने बॉन्ड बेचती है लोगों को, बॉन्ड बेचती है। जैद भाई ने बॉन्ड खरीद लिया गवर्नमेंट का, पैसे दिए गवर्नमेंट को, बॉन्ड खरीद लिया। गवर्नमेंट के पास पैसा आ गया, गवर्नमेंट ने भाई बना दिया फ्लाईओवर। और गवर्नमेंट जैद को एक फिक्स रेट ऑफ रिटर्न देती है, जो इंटरेस्ट होता है, फिक्स्ड इंटरेस्ट। इस्लामिक सिस्टम में इसका जो चीज़ आती है वो सुकूक कहलाता है, सुकूक। ठीक है, वरना आमतौर पे गवर्नमेंट जो है वो कन्वेंशनल हिसाब से बॉन्ड्स बेचती है। ठीक है। तो ये काम भी स्टॉक मार्केट पे हो रहा होता है। फिर ये स्टॉक मार्केट एक प्राइस मैकेनिज्म के तौर पे भी एक्ट करती है कि भाई बाइंग एंड सेलिंग से प्राइस आपकी डिटरमिन हो रही होगी। किसी कंपनी की अगर डिमांड बहुत ज़्यादा है शेयर्स की, उसकी प्राइस ऊपर जा रही होगी। जिसके शेयर्स लोग बेच बेच के मार्केट से भाग रहे होंगे, वो क्या होगा, उसकी शेयर प्राइस नीचे होगी हमारे पास, सिंपल। तो ये बात है। कहते हैं प्राइस मैकेनिज्म फॉर ट्रेडिंग शेयर्स। शेयर प्राइसेस आर जनरली डिटरमाइंड बाय द रिलेटिव फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। This function of stock exchange provides important and up-to-date information to both buyers and sellers in the stock market. ठीक है, ये चीज हमारे पास हो गई। नंबर फिफ्थ कहता है सेफ्टी ऑफ ट्रांजेक्शन।
ऑल कंपनीज दैट ट्रेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज आर रेगुलेटेड। ये रेगुलेटेड कंपनीज होती हैं, बड़े स्ट्रॉन्ग चेक्स होते हैं, इनके ऑडिट्स होते हैं, क्वार्टरली ऑडिट्स होते हैं, बहुत ज़्यादा रेगुलेशंस होती हैं। ऐसा ना हो कंपनी ने शेयर्स इश्यू किए, लोगों का पैसा लेके भाग गए, ऐसा काम नहीं होता। दिस हेल्प्स टू बूस्ट द लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस इन बाइंग एंड सेलिंग शेयर्स। अगर ये बहुत स्ट्रॉन्ग चेक होगा गवर्नमेंट का, तो लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और लोग इन्वेस्ट करेंगे इनके अंदर। ठीक है, इतना आसान नहीं होता कि मैं अपनी कंपनी जाके स्टॉक मार्केट में लिस्ट करा दूं और शुरू हो जाऊं। इसके लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, मुझे फॉलो करते रहना होता है। मेरे अकाउंट्स पब्लिश होते हैं, हर चीज़ सबको पता होती है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। Thus, this function of a stock exchange can leave a large impact on economic growth prospects of a country as it facilitates capital formation. इन्वेस्टमेंट्स को प्रमोट कर रहे हैं ना यार। मतलब मैं इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ किसी बिजनेस में, तो मेरे लिए तो सेफ इन्वेस्टमेंट है इस सेंस में स्टॉक मार्केट में कि बिजनेस जो है प्रॉपरली तरीके से काम कर रहा होगा। तो शौकत भाई के बिजनेस में करूंगा, पता नहीं शौकत भाई को काम शाम आता नहीं है, आता भी है तो फ्रॉडी आदमी निकले पैसा लेके भाग गया। तो ऐसा नहीं होता हमारे पास। ठीक है, एक सेफ इन्वायरमेंट होता है। सेफ इस तरह से कि गवर्नमेंट की बॉडीज होती हैं, रेगुलेटरी बॉडीज जो स्ट्रॉन्ग चेक रखती हैं गवर्नमेंट, ये लीगली उनके ऊपर कहती हैं कि आपने किसी अच्छी कंपनी से ऑडिट करवाना है, बिग फोर से करवाना है, फलाने से करवाना है, ताकि एक स्ट्रॉन्ग चेक रहे उनके ऊपर। ठीक है, तो इससे क्या होता है, जब लोगों को सेफ्टी होती है, लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, आपकी इकोनॉमी जीडीपी बढ़ती है, आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ आ रही होती है हमारे पास। ठीक है, तो ये हमारे पास जो था, ये थोड़ा बहुत डिस्कशन ये था मनी एंड बैंकिंग के हवाले से। अब इसके पास पेपर के क्वेश्चन हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है।